हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो हमने पार्ट फर्स्ट डाला था कक्षा 10 का, जिसमें कार्बन और उसके यौगिक में के बारे में पार्ट 1 में हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे। तो हमने उसमें देखा था कि मैंने 3 फॉर्मूले बताए थे लास्ट में। जैसे पहला था, मैं जल्दी जल्दी रिवीजन कराऊंगा उनका। परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या, यानी एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। और दूसरा जो फॉर्मूला बताया था वो बताया था परमाणु भार बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, यानी एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास कहते हैं इसे, बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। उसके बाद जो तीसरा फॉर्मूला बताया था वो हमने बताया था प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये 3 फॉर्मूले हैं। तो पहले ही बिल्कुल बेसिक चल रहा है, अभी ये चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है, बिल्कुल बेसिक में पहले हम पढ़ रहे हैं। तो ये जो है वैलेंट जब तत्व कैसा है, उदासीन, यानी कैसा है, बिल्कुल न्यूट्रल है, यानी कोई चार्ज नहीं है, न तो प्लस न न्यूट्रल है, प्लस न माइनस, न माइनस, कोई भी चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं। तो अब पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या तत्व में निकालते कैसे, ज्ञात कैसे करते हैं, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे अब आगे। तो हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे कैसे किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को ज्ञात किया जाता है। जैसे Na का मतलब है सोडियम, सोडियम में हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉनों की संख्या पता करनी है। तो हम जानते हैं कि सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है वो क्या है, यानी एटॉमिक नंबर क्या है। जो परमाणु भार है वो 23 एटॉमिक, शायद ये मैंने अभी दिखाया नहीं है। सोडियम 11 होता है इसका, जो अभी नियॉन के बारे में पढ़े उससे काफी सही है। तो हम इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ज्ञात करेंगे। तो पहला फॉर्मूला हमने पढ़ा है परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन, सही है। तो परमाणु क्रमांक कितना है, 11। तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, 11, ठीक है। पहले हम प्रोटॉन ज्ञात कर लें, तो ऐसे कर लेते हैं। जब हम प्रोटॉन ज्ञात करें तो सबसे पहले हमें परमाणु क्रमांक का ज्ञात होना बहुत ही आवश्यक है। जब हमें परमाणु क्रमांक पता है उसी के बराबर प्रोटॉन, इसमें कुछ घटाना है न बढ़ाना है, कुछ भी नहीं करना है। जितना परमाणु क्रमांक है उतनी हमारे क्या प्रोटॉन है। दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा था परमाणु भार बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो परमाणु भार कितना होता है, सोडियम 23। प्रोटॉन हमने पहले फॉर्मूले से पता कर लिए कितने हैं, 11 प्लस 1, यहाँ प्लस की 11 इधर लाएंगे 23 माइनस 11, तो न्यूट्रॉन बराबर कितने हो जाएंगे, 12। यहाँ से ऐसे एल पता कर सकते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या पता कर सकते हैं। अब हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या पता करनी है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर किसकी होती है, प्रोटॉन की संख्या के बराबर। तो प्रोटॉन कितनी, 11। अब यहाँ पे ये देखने योग्य है कि ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब तक तो उदासीन। क्या ये उदासीन है, बिल्कुल उदासीन है। क्या इस पर कोई प्लस या माइनस कुछ लगाया, उन पर नहीं लगाया, तो ये तत्व कैसा उदासीन है। जब ये तत्व उदासीन है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होगी, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर कितनी होगी, जितने प्रोटॉन है, कितने प्रोटॉन है, 11, कितने प्रोटॉन है, 11। तो ये क्या होंगे हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हम इस प्रकार किसी भी तत्व में इन तीनों फॉर्मूलों की सहायता से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हम
ज्ञात कर सकते हैं। और एक आध एग्जाम्पल अभी हम और देखेंगे। और अब हम बात करेंगे यदि तत्व पर आवेश हो तो हमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉनों की न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे पता है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि यदि तत्व पर आवेश प्लस या माइनस कोई भी दो ही आवेश होते हैं प्लस या माइनस, अगर किसी तत्व पर प्लस माइनस या कोई भी आवेश आ जाता है तो तत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉनों की संख्या पर प्रभाव क्या पड़ता है। तो इससे पहले हमें जानना होगा परमाणु क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं, प्रोटॉन कहाँ रहते हैं और न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं, उनकी स्थिति का ज्ञात होना आवश्यक है। तभी हम इनके बारे में जान पाएंगे कि प्लस या माइनस पर किसकी संख्या में कमी करते हैं, किसकी संख्या में बढ़ोतरी करते हैं। तो पहले हमें परमाणु का समझना जाननी आवश्यक है, परमाणु की स्ट्रक्चर क्या होता है। इसीलिए जो चैप्टर है नाम इसका कार्बन है, इट्स कंपाउंड है, शुरू बिल्कुल बेसिक कार्बन से ही कर देना चाहिए। लेकिन जब तक आपको ये ज्ञान नहीं हुआ कि परमाणु क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन है, तब तक इस चैप्टर के बारे में कुछ भी नहीं जान पाएंगे। क्योंकि इस चैप्टर में हम देखते हैं आगे जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनकी संरचना बनानी पड़ती है, आबंध संरचना। तो आबंध संरचना हम तभी बना सकते हैं जब हमें पता हो कितने इलेक्ट्रॉन उसमें। तो देखो परमाणु संरचना, परमाणु के विभिन्न मॉडल है, थॉमसन का मॉडल है, रदरफोर्ड का मॉडल है, बोहर का मॉडल है। हमें उनके बारे में चर्चा नहीं करनी है क्योंकि हमें बोर्ड परीक्षा की तैयारी करनी है। जब बोर्ड परीक्षा की तैयारी करनी है तो हमें केवल चैप्टर से मतलब है, हम केवल इतना आ जाए कि चैप्टर का सोल्यूशन हो जाए। तो चैप्टर के सोल्यूशन के लिए हम आपको बता रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ जो परमाणु है जो होता है गोला, कैसा होता है गोला, और इसके बीच में क्या होता है यानी न्यूक्लियस, क्या होता है बीच में न्यूक्लियस। देखो कैसे ये है परमाणु और इसके बीच में क्या है, और ये क्या है, ये पूरा परमाणु, ये पूरा परमाणु। अब आप कहेंगे ये क्या है, इसको एटम। अब ये क्या, ये है बाहरी कक्षा, आउटर सेल से कई होती है बाहरी कक्षा, कितनी होती है उन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखो ये नाभिक, नाभिक इसमें रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक में कौन रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, परमाणु भार बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो जब हमने पढ़ा है कि जितना भी भार है वो किसके बराबर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर, और हम देख रहे हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रह रहे हैं, नाभिक में। तो इससे ये हम कह सकते हैं कि जितना भी परमाणु का भार है वो सब कहाँ है, नाभिक में। जितना भी परमाणु का भार है वो सब कहाँ है, नाभिक में। जब नाभिक में, और बाहर कौन है, ये क्या है, बाहरी कक्षाएं। इन बाहरी कक्षाओं में कौन घूमते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। कौन घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। कैसे घूमते हैं, कितनी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इन सभी के बारे में भी हमें चर्चा करनी होगी। ये परमाणु, इसके बीच में नाभिक या न्यूक्लियस, यहाँ पे कौन रह रहा है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ये है बाहरी कक्षा, इनमें कौन घूमते हैं, सब इलेक्ट्रॉन। ये है नाभिक और ये है बाहरी आउटर। अब इनको हम नाम दे देते हैं। ये तो नाभिक की हमने बनाया, नाभिक बाहरी कक्षा। ये जो है नंबर 1 कक्षा, पहली कक्षा, ये दूसरा सेंस है, ये तीसरा सेल है, और एक चौथा भी बना है, ये चौथा। ठीक है, इनको नाम दे देते हैं K, L, M और N। इनके नाम में ये जो बाहरी कक्षाएं जिनमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं इनको हमने नाम दे दिया है K, L, M और N। अब K में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, L में कितने रहते हैं, M में कितने रहते हैं और N में कितने रहते हैं। किसी भी
कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या का एक फॉर्मूला है, ये है 2n²। क्या फॉर्मूला? 2n²। अब क्या है ये 2n²? यह n बराबर है कक्षा की संख्या। कैसी कक्षा की संख्या? नंबर 1। जैसे कि हम बात करें पहली कक्षा के में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या का फॉर्मूला 2n²। और यहाँ कक्षा कौन सी है? पहली है। n बराबर कितना होगा? 1। तो यहाँ फॉर्मूले में n बराबर 1 है, तो 2 या 1। अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे पहली कक्षा में? 2। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे? जैसे दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन, अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? इसका नाम है n। तो देखो n में निकालेंगे 2n²। कक्षा कौन सी? दूसरी। n की जगह पूरा करें तो 2 गुणा 2 दूनी 4 दूनी 8। तो इसका मतलब क्या है कि दूसरी कक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 8। ऐसे ही आप कोशिश करें तीसरी कक्षा में, यहाँ n की जगह 3 रख दें। 3 3 9 दूनी 18। इसके बाद हम कोशिश करें चौथी कक्षा में, 2 4 4 16 दूनी 32। तो इससे हमें पता चल गया कि जो पहली कक्षा इसमें अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा अधिकतम इसमें पहली कक्षा इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, दूसरी कक्षा इसमें 8, तीसरी कक्षा इसमें 18 और चौथी कक्षा इसमें 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। पहली में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18 और चौथी में 32। अब हम आगे पढ़ेंगे परमाणु की संरचना, तब हम बताएंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या। जैसे कार्बन की परमाणु संरचना, जो कार्बन वाला पार्ट है कार्बन। तो हम जानते हैं कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, परमाणु भार यानी एटॉमिक वेट 12। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पता करो तब तो संरचना मिलेगी। तो प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक की संख्या। अभी बताया हमने 3 फॉर्मूले बताए। तो कितने प्रोटॉन? परमाणु क्रमांक 6, तो प्रोटॉन भी 6। न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर परमाणु भार में से प्रोटॉनों की संख्या घटा दो। जब भी तुम्हें न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी हो तो भार में से प्रोटॉनों की संख्या घटा दो, परमाणु क्रमांक की घटा दो सीधा से। तो कितने रहेंगे? 6। अब हमें क्या पता करना है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या इस पर देखो ना प्लस है ना माइनस है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी जितनी हमारी किसकी संख्या है? प्रोटॉनों की संख्या। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी? 6 होगी। हमें इन तीनों की संख्या का पता चलेगा। अब देखो समझना होगा, ये बीच में नाभिक में कौन कौन है सर? न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है। तो यहाँ लिख दो n बराबर 6 और p बराबर 6। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने? 6। अब इलेक्ट्रॉन 6 की पहली कक्षा है कि कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं पहली में? अधिकतम 2। तो इसमें 2 होगा। अब 2 भरेंगे 6 में से, बचे कितने? 4। फिर अगली कक्षा में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ये दूसरी कक्षा, इसमें कितने आते हैं? 8। बचे कितने? 6 में से लोगे तो 4, 4 से ये बन गई कार्बन 6 12 की संरचना। ये 6 12 है। 6 अगर किसी तत्व पर ऐसे लिखा है 6 12, यानी कोई भी संख्या लिखी है ऊपर नीचे, तो जो प्रतीक होता है ये बताता है तत्व, ये नीचे बताता है परमाणु क्रमांक और ये ऊपर बताता है परमाणु। ठीक है, अगर ऐसे लिखा है तो ये कार्बन 6 12 की संरचना होगी। ठीक है, तो अब हम आगे अब हम देखेंगे कि यदि तत्व पर आवेश यानी 4 है तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या
कैसे कैसे क्या। तो सबसे पहले आप अपने दिमाग में ये बात ध्यान रख लें कि जब भी तत्व पर कोई चार्ज होगा तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो भी फर्क पड़ेगा वो किसकी संख्या पर पड़ेगा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। मान तत्व पर प्लस आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज, तो हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए मूल इलेक्ट्रॉनों की संख्या में उतने घटा देते हैं जितने प्लस आवेश है। जैसे उनके O2 प्लस में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ज्ञात। तो हमने बताया प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या पर इस प्लस माइनस का कोई असर नहीं, ये नहीं देख रहा है प्लस माइनस। तो यहाँ देखो परमाणु क्रमांक कितना है? 8। ऑक्सीजन परमाणु भार कितना है? 16। प्रोटॉन किसके बराबर होते हैं? परमाणु क्रमांक। न्यूट्रॉन कैसे? इसमें से इससे घटाओ। अच्छा, अब हमें पता करने मूल इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होते हैं? प्रोटॉनों की संख्या के कायदे में 8 होनी चाहिए, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कौन सा आवेश है? प्लस आवेश। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में से ज्ञात करने के लिए मूल इलेक्ट्रॉनों की संख्या के उतने हमें संख्या में उतने घटा देते हैं। उतने घटा देंगे, जैसे कितने घटाएंगे? आवेश कितने? 2, तो 2 घटा देंगे तो कितने बचे? 6। तो अब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 6 है, न कि 8। तो आज हमने देखा कि किसी तत्व पर प्लस आवेश है तो हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे पता करते हैं। और आज हमने ये भी देखा कि परमाणु की संरचना कैसे बनती है, किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक। कल पढ़ेंगे माइनस आवेश का क्या प्रभाव पड़ता है। कुछ नहीं पड़ता है वैसे, बस उसको जोड़ देते हैं। फिर भी हम इसे कल पढ़ेंगे। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें सभी के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।